हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत द डेस्टिनेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। 11th ऑनलाइन लाइव क्लासेस में भी आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एसएससी सीजीएल के टायर 1 2019 के 4 मार्च के तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चंस के एनालिसिस को देखेंगे, जिसमें अलग अलग सेक्शंस के कुछ क्वेश्चन जो मेमोरी बेस्ड हमें प्राप्त हुए हैं उनके क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का पहला सवाल है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 101, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट अंडर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। यदि x प्लस वाई प्लस जेड का बराबर 3 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 101 है, तो रूट अंडर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का आपको मान निकालना है। यदि हम एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू के लिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz के लिए यदि हम इस फॉर्मूले का यूज करें x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का, तो निश्चित रूप से हम इसका मान निकाल के फिर उसका हम रूट कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि क्वेश्चन में आपको x प्लस वाई प्लस जेड का तो मान पता है, लेकिन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान आप कैसे फाइंड करेंगे? तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान फाइंड करने के लिए आप x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कर सकते हैं। यदि आप x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर करेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आएगा। तो यदि आप एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स निकालना चाहते हैं, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स निकालना चाहते हैं, तो आपको करना होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस आपको करना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू है 101 बाई 2 करना होगा, बाई 2 करना होगा। इस प्रकार आप वैल्यू फाइंड करते हैं तो वैल्यू आता है आपका 46, वैल्यू आएगा 46, और चूंकि 9 में 101 घट रहा है तो ये क्या आएगा माइनस में 46। अब आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड के मान पता है, आपको एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान पता है, तो यदि आप यहां से वैल्यू पुट करते हैं तो आपका होता है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। चूंकि xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस इंटू 3 इंटू 46, 3 इंटू 46 138। यहां से आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 441 क्लियर। लेकिन आपसे कह रहा है रूट अंडर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy का वैल्यू निकालने के लिए तो आपको रूट अंडर करना होगा। तो जब आप रूट अंडर करेंगे तो ये 421 का भी रूट करना होगा, और 421 का जो रूट होता है वो होता है 21। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा 21। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे अगर किसी इक्वेशन में 3 वेरिएबल होते हैं तो इस कंडीशन में आप तीसरे वेरिएबल को जीरो करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे किसी एक वैल्यू को, या तो z को आप जीरो करके और x को का वैल्यू जीरो करके भी कर सकते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 3 बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 101 बचेगा। चूंकि z टर्म आपने जीरो किया था तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो होगा, तो रूट अंडर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का भी मान आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आपका आंसर 21 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ए ने 20% के नुकसान पे बी को एक वस्तु बेचा, बी ने उसे 12.5% के लाभ पर सी को बेचा, सी ने इसे डी को 80% के नुकसान पे बेचा। डी उस वस्तु के लिए 281 रुपया 52 पैसे का भुगतान करता है। ए और सी द्वारा किया गया नुकसान का अंतर क्या होगा? अब यहां पे क्या है, 3 सक्सेसिव प्रॉफिट और लॉस हो रहे हैं। ए इसे बेच रहा है 20% के नुकसान पे, फिर बी इसको खरीद के आगे बेच रहा है, वो बेच रहा है 12.5% के प्रॉफिट पे, और सी इसको खरीद के फिर डी को बेच रहा है 80% के लॉस पे, 80% के नुकसान पे। अगर यहां से हम इसके कॉस्ट प्राइस और जो सेलिंग प्राइस के यूनिट है वो निकालें तो 20% का फ्रैक्शन होगा 1/5, मतलब 5 यूनिट में खरीद के वस्तु को 4 यूनिट में ए ने बेचा।
फिर अगर आगे हम लोग देखते हैं तो बी 12.5% का नुकसान प्रॉफिट करता है, मतलब 12.5% का फ्रैक्शन 8, मतलब 1/8, 8 यूनिट में खरीद के, चूंकि प्रॉफिट पे बेच रहा है तो 9 यूनिट पे बेचेगा। उसी प्रकार अगर सी का देखा जाए 80%, तो 4/5 मतलब 5 यूनिट में खरीद कर 4 यूनिट नुकसान पे बेचा जाता है, मतलब 1 यूनिट में बेचा जाता है। इस प्रकार यदि कॉस्ट प्राइस का यूनिट देखा जाए तो 5 × 8 × 5 200 यूनिट, मतलब 200 यूनिट पे उस वस्तु को खरीदा गया होगा। प्रारंभिक जो मूल्य होगा वो 200 यूनिट का होगा, लेकिन जब सी ने इसे बेचा होगा तो वो कितने यूनिट पे बेचा होगा, तो 36 यूनिट पे सी ने इसे बेचा होगा। अब सी डी को बेचता है 281 रुपया 52 पैसा में, मतलब 36 यूनिट के बराबर होगा 281.52। तो एक यूनिट पे उस वस्तु की जो कीमत होगी वो 7.82 होगी। क्लियर। तो वस्तु का अगर प्रारंभिक मूल्य बात करें तो प्रारंभिक मूल्य हमारा 200 यूनिट पे है, तो 200 × 7.82, तो उस वस्तु की जो प्रारंभिक कीमत होगी वो होगी 1564 रुपया, 1564 रुपया। इसका मतलब हुआ ए ने इस वस्तु को 1564 रुपया में खरीदा। अब चूंकि ए और सी के नुकसान को हमको कंपेयर करना है, तो हमको देखना होगा कि ए के लिए कॉस्ट प्राइस कितना और ए ने कितने में खरीद के कितने में बेचा। तो ए के लिए कॉस्ट प्राइस हमारा आ गया 200 यूनिट पे 1564 रुपया, मतलब ए ने उस वस्तु को 1564 रुपया में खरीदा। ए ने उस वस्तु को 1564 रुपया में खरीदा और 20% के नुकसान पर बेचा। तो 20% के नुकसान पे बेचा तो 1/5 पर उसने 1/5 का नुकसान किया, मतलब टोटल ए का जो नुकसान होगा वो 312 रुपया 80 पैसा का होगा ए का नुकसान। अब अगर हम लोग सी की बात करें तो सी ने कितने में खरीदा, तो पहले तो सी खरीदने से पहले बी ने खरीदा, बी खरीदने से पहले ए ने खरीदा। ए ने खरीदा 1564 रुपया में और उसने बी को बेचा 20% के नुकसान पे। तो 20% के नुकसान पे बेचने का मतलब हुआ 4/5 पर बेचा और बी को बेचा, और बी ने इसे खरीदकर 12.5% के नुकसान पर उसे 12.5% के प्रॉफिट पे बेचा। इसका मतलब है कि 9/8 पर बेचा। अब ये हमारा सी का कॉस्ट प्राइस होगा और सी ने इस वस्तु को 80% के नुकसान पर बेचा, मतलब 4/5 पर बेचा। इस प्रकार सी का जो टोटल नुकसान होगा वो 1126 रुपया 0.08 पैसा के बराबर होगा। अब ए ने 312 रुपया 80 पैसा का नुकसान किया और सी ने 1126 रुपया 0.08 पैसे का नुकसान किया। तो अगर हम, अब आपसे पूछा जा रहा है दोनों के अंतर को, तो अगर हम इन दोनों का अंतर निकालें तो ये 813 रुपया 28 पैसा का अंतर होगा। तो ए और सी के हानि में 813 रुपया 28 पैसा के हानि का अंतर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आप इस तरीके से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है अ सम ऑफ RS X इज डिवाइडेड बिटवीन A, B, C एंड D इन द रेशियो ऑफ 1/3 1/5 1/6 1/9। द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ B एंड D इज 832 रुपीज। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स रुपए को ए बी सी डी के बीच 1/3 इज टू अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 अनुपात 1/9 के अनुपात में बांटा जाता है। सबसे पहले इस फ्रैक्शन को हम लोग सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करें तो 3, 5, 6, 9 का एलसीएम 90/3, तो 90/3 30 इज टू 90/5 18 इज टू 90/6 15 इज टू 90/9 10। मतलब ये जो हमारा अनुपात होगा वो 30, 80, 15 और 10 का होगा। आप क्या करेंगे, इन हर का जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लेकर के आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रेशियो आएगा 30, 18, 15 और 10। यहाँ पे कह रहा है बी और डी के राशि के बीच का अंतर, तो बी का 18 यूनिट, डी का 10 यूनिट, दोनों के बीच का अंतर 8 यूनिट का। दोनों के बीच अंतर है 832 रुपये का। 8 यूनिट पे 832 रुपया, तो 1 यूनिट पे हमारा आता है 104 रुपया। मतलब 1 यूनिट पे इन दोनों के बीच का अंतर होगा 104 रुपया का। तो आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल राशि कितनी है, एक्स कितनी है। तो यहां से आप देखेंगे एक्स टोटल 73 यूनिट का होगा। 30, 18, 15, 10, 73 यूनिट पे टोटल राशि बांटी जाती है। तो 1 यूनिट पे 104, तो 73 यूनिट पे 73 गुने 104, टोटल हमारा हो जाएगा 7592 रुपीज, 7592 रुपया एक्स का मान हो जाएगा जो टोटल राशि बांटी जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 4 वर्क एंड टाइम से है, या आप कह सकते हैं कंपाउंड प्रपोर्शन से है। कि क्वेश्चन है कि 5 दिनों में 4 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम को कर सकते हैं, 7 दिनों में 3 पुरुष और 4 महिलाएं एक ही काम को कर सकती है। 5 दिनों में 2.5 गुनी इसी काम को पूरा करने के लिए 25 महिलाओं की सहायता करने के लिए कितने पुरुष होंगे। आप ध्यान से देखेंगे, पहले तो हम यहाँ पे पुरुष और महिला की कैपेसिटी को इक्वल करेंगे। तो चूंकि 4 पुरुष और 6 महिला मिल करके 5 दिन में जितने काम करते हैं, उतना ही काम 3 पुरुष 4 महिला मिलकर 7 दिन में करते हैं। दोनों के काम क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे कैपेसिटी इंटू डेज करेंगे तो वो हमारा काम होगा 4 पुरुष प्लस 6 महिलाएं 5 दिन में कर रही हैं, उसी प्रकार से 3 पुरुष 4 महिलाएं उसी काम को 7 दिन में कर रहे हैं। तो यहां से हम पुरुष और महिला की कैपेसिटी अगर हम फाइंड करते हैं तो यहां से हमारा 1 मैन बराबर 2 वुमेन का कैपेसिटी आएगा, 2 वुमेन का कैपेसिटी आएगा। तो यहां पे मेन और वुमेन की कैपेसिटी की बात की जाए तो वो हो जाएगा 2:1, मतलब एक व्यक्ति के काम करने की क्षमता हो जाएगी 1। अब यदि यहां पे काम निकाल लिया जाए कि टोटल काम कितना होगा, तो आप किसी एक इंफॉर्मेशन से निकाल सकते हैं, या तो ये या फिर ये, दोनों जगह सेम ही काम आएगा। अब पुरुष और महिला की कैपेसिटी हो गई 2:1। तो अब देखते हैं हम टोटल काम निकालते हैं, तो टोटल काम वर्क इनटू कैपेसिटी इनटू टाइम करेंगे। तो 4 पुरुष की कैपेसिटी है, एक पुरुष की कैपेसिटी 2, तो 4 पुरुष की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। 6 महिलाएं, एक महिला की कैपेसिटी 2 है, तो 6 महिलाओं की कैपेसिटी हो जाएगी 6 ही। तो 8 6 14 कैपेसिटी के साथ पुरुष महिला मिल करके 5 दिन में करते हैं, तो 14 5 70 काम होगा। तो पहले 70 काम होता था, लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है इसी काम का 2.5 गुना। तो 70 का 2.5 गुना काम करने के लिए, तो 70 का 2.5 गुना तो 175 काम को करने के लिए 25 महिलाओं के साथ और कितने पुरुष चाहिए 5 दिन में। तो 25 महिलाओं का कैपेसिटी 1, तो 25 महिला 25 कैपेसिटी के साथ काम करेंगी। तो 5 दिन अगर 25 महिला कैपेसिटी 5 दिन अगर काम करती है तो 25 5 125 कैपेसिटी का काम महिलाओं के द्वारा होगा। शेष काम बचेंगे 50, ये 50 काम पुरुषों के द्वारा होगा। अब इस 50 काम को करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी, तो एक पुरुष की कैपेसिटी 2, एक पुरुष की कैपेसिटी 2 है। तो अगर एक व्यक्ति 5 दिन काम करता है, चूंकि व्यक्ति को भी 5 दिन ही काम करना है, काम को 5 दिन में खत्म करना है, तो एक व्यक्ति की कैपेसिटी 2 और एक व्यक्ति अगर 5 दिन करता है तो वो 10 कैपेसिटी का काम करेगा। तो एक व्यक्ति 10 कैपेसिटी का काम करेगा, तो 50 कैपेसिटी के काम करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी, तो 5 पुरुष की आवश्यकता होगी। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 मेन, मतलब 25 औरतों के साथ 5 पुरुषों की और आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि वस्तु का एसपी सीपी से 80% ज्यादा है और एमआरपी मतलब एमपी मार्क प्राइस 10% की छूट दी गई है मार्क प्राइस पे, तो सीपी और एमपी का अनुपात क्या होगा। तो 3 तारीख वाले क्वेश्चन एनालिसिस में भी इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था कि जब भी आपको डिस्काउंट परसेंट दे और प्रॉफिट परसेंट दे, तो आप यहां से कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हैं। 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट कर 100 प्लस प्रॉफिट करके, तो यहां से आपका तो डिस्काउंट था 10, प्रॉफिट है आपका कितना 80, तो यहां से हो जाएंगे 90/180 बराबर 1/2, तो रेशियो हो जाएगा 1:2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्षेत्र जिसका क्षेत्रफल 2400√3 मीटर वर्ग मीटर है, षटकोण के आकार में, षटकोण मतलब हेक्सागन के आकार का, यदि खेत के बाड़ लगाने की लागत 16 रुपया 80 पैसा प्रति मीटर है, तो खेत को पूरी तरीके से बाड़ लगाने के लिए आवश्यक कुल लागत ज्ञात करें। चूंकि यहाँ हेक्सागन है और हेक्सागन का आपको एरिया दिया हुआ है, तो रेगुलर हेक्सागन का क्षेत्रफल होता है 3√3/2 भुजा स्क्वायर, जो कि दिया गया है 2400√3। इससे हम अगर साइड निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल कितने मीटर का बार लगाना है। तो √3 कैंसिल, 800
ए स्क्वायर 1600, तो ए बराबर 40, मतलब एक साइड जो होगा वो 40 मीटर का होगा, 40 मीटर का। अब आपको एक्सपेंस निकालना है, तो एक्सपेंस तो षटकोण में टोटल 6 भुजा होंगे, तो 6 गुने 1 भुजा हो गई 40, और तो टोटल मीटर, और प्रति मीटर हमारा खर्च है 16.80 का। तो हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारा एक्सपेंस आ जाएगा 4032 रुपया, 4032 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अर्धवार्षिक रूप से निवेशित होने पर 8,000 रुपये की राशि 10% के दर से 9261 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज दर दोगुनी हो जाती है तो राशि क्या होगी? अब यहाँ पे थोड़ा सा आप कहेंगे कि सर ये नहीं पता है कि साधारण ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप इंग्लिश पढ़ें तो इंग्लिश में लिखा हुआ है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज के दर से। तो आपको रेट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, टाइम नहीं पता है, तो आप टाइम निकालेंगे। तो 10% के दर से, तो चूंकि यहाँ हाफ ईयरली है तो रेट आधा हो जाएगा, तो 5% के दर से 105, और टाइम हमारा डबल हो जाएगा। अगर हम टाइम टी लेते हैं तो 2t हो जाएगा, बराबर हमारा हो जाएगा अमाउंट बाय प्रिंसिपल, अमाउंट बाय प्रिंसिपल। यहाँ से आप देखेंगे तो 21, 20, तो 21 का क्यू 9261 और 20 का क्यू 8000, तो यहाँ से आप देखेंगे 2t बराबर आपका होगा 3, तो 2t बराबर 3, तो t बराबर 1.5 ईयर्स, 1.5 ईयर्स। अब आपसे पूछा जाता है यदि ब्याज की दर दोगुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर दोगुनी हो जाएगी तो ब्याज का दर हो जाएगा 20%, लेकिन अभी भी ब्याज आपको हाफ ईयरली देना है, तो अब हाफ हो जाएगा 10%, और टाइम आपका चूंकि 1.5 साल है तो टाइम हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग आपका डबल हो जाएगा, मतलब 3 वर्ष के लिए निकालना होगा। 10% का फ्रैक्शन 1/10, तो 10, अमाउंट हो जाएगा 11। चूंकि 3 साल का है तो क्यू करना होगा, तो प्रिंसिपल आपका 1000 यूनिट पे होगा और अमाउंट आपका 1331 यूनिट पे होगा। चूंकि प्रिंसिपल 8000 यूनिट है तो 1000 को 8 से गुना करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा 8000। उसी प्रकार 1331 को हम अगर 8 से गुना करेंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 10,648 रुपया। मतलब अगर रेट को डबल कर दिया जाए तो हमारा जो अमाउंट होगा वो 10,648 रुपये का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोड ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एट ई इफ ए ई इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी ई इज इक्वल टू 20.25 सेंटीमीटर एंड सी ई इज इक्वल टू 3DE, फाइंड द लेंथ ऑफ CE। ऐसे हमने कई क्वेश्चंस पिछले लगातार 2 क्लास में किया है और तीसरे क्लास में भी कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि एक सर्कल है जिसकी 2 जीवाएं हैं AB और CD, जो कि E पॉइंट पे एक दूसरे को कट करती है, E पॉइंट पे कट करती है। अब थोड़ा सा AB नाम रखने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, AE 12 सेंटीमीटर है और BE 12.25 सेंटीमीटर, मतलब E से B की दूरी ज्यादा होगी किसके कंपेयर में? A की कंपेयर में। तो A हमारा और B और कह रहा है कि CE DE के 3 गुना है, तो D के कंपेयर में C हमारा क्या होगा? ज्यादा डिस्टेंस पे होगा, ज्यादा डिस्टेंस का होगा। अब यहां से यदि सबके लेंथ को देखा जाए जो कि दिया गया है, तो लेंथ दिया गया है AE 12 सेंटीमीटर और BE आपका दिया हुआ है 20.25 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है CE का डिस्टेंस DE के 3 गुना है। DE अगर x होगा तो CE हमारा क्या होगा? 3x होगा। और हमने इसके थ्योरी को पढ़ा है कि BE इंटू AE बराबर होगा CE इंटू DE। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं 20.25 इंटू 12 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब यहां से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 9, x बराबर 9। अब यहां से आपको निकालना है CE का डिस्टेंस, जो कि हमने कितना लिया है? 3x लिया है, तो 3x बराबर कितना? 9 या 27, तो CE का लेंथ हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस
8 ZX इज इक्वल टू AX प्लस वाई प्लस बी जेड का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको ए बी का मान निकालना होगा, तभी जाके आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप इस पहले टर्म्स को ध्यान से देखिए तो कहीं ना कहीं ये x के कॉफिशिएंट के साथ और y के कॉफिशिएंट के साथ और z के कॉफिशिएंट के साथ x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाता है। तो आप यहां देखिए कि x स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2 है, तो निश्चित रूप से ये √2x होगा। अब आप ध्यान से क्वेश्चन में देखिए, आपको जहां जहां y टर्म दिख रहा है, y टर्म निगेटिव है, तो यहाँ पे y हमारा y टर्म y निगेटिव होगा। और यहाँ पे आप एक चीज यहाँ भी ध्यान रखेंगे कि y के कॉफिशिएंट में हमारा कोई भी टर्म नहीं आ रहा है, तो माइनस y। अब आप देखेंगे जहां z टर्म है वहां भी माइनस है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस। अब z का कॉफिशिएंट 8 है, तो ये निश्चित रूप से 2√2 का होगा। आप अगर इसका होल स्क्वायर करते हैं तो आप पाएंगे कि आपको यही इक्वेशन फिर से मिल रहा है। बराबर यहां से आप करेंगे ax प्लस वाई प्लस बी जेड का होल स्क्वायर। अब आप पदों को बराबर करेंगे तो x का कॉफिशिएंट a और x का कॉफिशिएंट √2, तो a बराबर हमारा हो जाएगा √2। अब b निकालना है, तो b z का कॉफिशिएंट और यहाँ z का कॉफिशिएंट -2, तो b का वैल्यू हो जाएगा -2√2। अब आपके पास a और b के मान आ गए। अब आपको निकालना a स्क्वायर, तो a √2 का स्क्वायर 2 प्लस b स्क्वायर, तो -2√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 8 माइनस माइनस प्लस √2 4 इंटू 2 8, तो ये हो जाएंगे आपके 8। तो आपका हो जाएगा 4 √2 इंटू 2 4, तो आपके वैल्यू हो जाएंगे 14। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 14। इस प्रकार से आप इसके क्वेश्चंस के आंसर्स निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 200 और 800 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 5 से विभाज्य है और ना ही 7 से विभाज्य है। तो पहले तो आपको क्वेश्चन समझना होगा। क्वेश्चन कह रहा है 200 से 800 के बीच, 200 और 800 के बीच, तो आपको ना ही 200 लेना होगा और ना ही आपको 800 लेना होगा। जो भी संख्या होंगे वो 200 और 800 के बीच में होंगे। मतलब आपको संख्या लेना है 201 से लेकर के 799 तक। अब 201 से लेकर के 799 तक टोटल संख्या होते हैं 598। अब आपको देखना है इस 598 संख्या में कितने संख्या 5 से विभाजित है, कितने संख्या 7 से विभाजित हैं। अब उन संख्याओं को हटा देंगे तो रिमेनिंग संख्या बचेगी वो ना तो 5 से होगी विभाजित ना ही 7। अब हम चेक करते हैं 5 से विभाजित होने वाले कितने संख्या और 7 से विभाजित होने वाले कितने संख्या हैं। तो 201 से 799 तक टोटल संख्या हमारे पास होते हैं 598। इस 598 संख्या में 5 से विभाजित होने वाली कुल संख्या होगी 119। जब आप भाग देंगे तो 119 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन हम इंटीजर टर्म को सिर्फ लेते हैं, दशमलव टर्म को नहीं लेते हैं। अब इसी 598 संख्या में हमको ये भी देखना होगा कि 7 से विभाजित कुल कितनी संख्या है। तो 7 से विभाजित कुल संख्याएं होंगी 85। जब आप 7 से भाग देंगे 598 को तो 85 आएगा। लेकिन इंटीजर, फिर से मैं बोल रहा हूँ दशमलव कुछ आएगा, लेकिन आपको इंटीजर टर्म लेना। इस प्रकार आप देखेंगे तो टोटल 119 और 85 204 संख्या ऐसे होंगे जो 5 और 7 से विभाजित होंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, जब आप 5 के मल्टीपल में संख्या देखेंगे तो 35, 70, 105 ऐसे संख्या होंगे जो कि 5 में भी आया होगा और 7 में भी आया। मतलब ये वो संख्या 119 में भी काउंट हुआ होगा और वो संख्या इस 85 में भी काउंट हुआ होगा, जो 5 और 7 से दोनों से भाग लग रहे होंगे। तो ऐसे संख्याओं को अगर निकाले तो जो संख्या 5 और 7 दोनों से भाग लग रहा है तो वो 35 से भाग लगेगा। तो देखते हैं 35 से भाग लगने वाले कितने संख्या है। तो 35 से भाग लगने वाले टोटल होंगे 17 संख्या। जब 598 को 35 से भाग दिया जाएगा 17 बार में लगेगा। तो ये 17 संख्या ऐसा होगा इस 204 में कि जो कि 2 बार काउंट हुआ होगा। तो यदि हम इसको माइनस कर दे यदि हम 204 में 17 को माइनस कर दे तो बचे 187। मतलब 201 से 799 तक 187 संख्या ऐसा होगा जो कि 5 एवं 7 से विभाजित होगा।
5 एवं 7 से विभाजित होगा। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है 5 एवं 7 से विभाजित नहीं होने वाले, तो 201 से 799 तक 598 संख्या है, उसमें से 187 संख्या 5 और 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो अगर इन संख्याओं को निकाल दिया जाए तो बचे 411, मतलब 411 संख्या ऐसे होंगे जो कि 5 और 7 से विभाजित नहीं होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है 12x² माइनस 21x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपको निकालना है 9x² प्लस 16x² पर पावर -1। तो इसको अगर पावर -1 में है तो हम लिख सकते हैं 16x²। मतलब आपको इसका मान निकालना है तो कहीं ना कहीं 12x² माइनस 21x प्लस 1 को आपको 3x और 4x में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर हम 12x² माइनस 21x प्लस 1 को हम अगर लिखें तो हम 21x को बराबर के अपोजिट साइड ले जाके इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यदि हम बोथ साइड x से भाग दें तो हमारे पास इक्वेशन बचेगा 12x प्लस 1/x इज इक्वल टू 21। अब चूंकि यहाँ 9x² है, सॉरी यहाँ 12x, तो यहाँ पे आपको 3x चाहिए और यहाँ पे 16x² है तो यहाँ पे आपको 4x चाहिए। तो यदि आप बोथ साइड 1/4 से मल्टीप्लाई कर दें तो निश्चित रूप से आपके पास आ जाएगा 3x² प्लस 1/4x बराबर 21/4। अब यदि आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपका जो मान निकालना है वो आ जाएगा 3x यहाँ पे होगा 3x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर करेंगे, 3x का होल स्क्वायर 9x² प्लस 1/4 का स्क्वायर तो 1/16x²। अब आप यहाँ पे प्लस 2ab जो टर्म करेंगे तो 21 का स्क्वायर 441/16, जो यहाँ पे आप 2ab करेंगे वो बराबर के दूसरे साइड जाके माइनस हो जाएगा 2 इंटू 3x इंटू 1/4x। तो x कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 3/4 तो 3/2 आपका इधर बच जाएगा, 3/2 आपके पास इधर बच जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे, 16 एलसीएम होगा तो 441 में से आपको घटाना होगा 8 या 24, तो 417/16 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे कई क्वेश्चन हम पिछले 3 क्लास से करते आ रहे हैं, तो आप पीछे के वीडियो को भी देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर के दो बिंदुओं ए और बी पर प्रतिच्छेद करती है। यदि दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करें। क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्त हैं जो एक दूसरे को काट रहे हैं ए और बी पे। दोनों वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। क्लियर? तो आपको उभयनिष्ठ जीवा निकालना है। उभयनिष्ठ जीवा मतलब ए से बी की दूरी ज्ञात करनी है, ए से बी की दूरी ज्ञात करनी है। तो यदि मान लें सेंटर ओ और ये पी और ए बी ओपी को काट रहा है, ए बी ओपी को काट रहा है बिंदु क्यू पर, तब यहां से हम लोग देखेंगे कि ए क्यू जो होगा वो पहला तो ए बी का आधा होगा, मिड पॉइंट पे मिलेगा। दूसरा ओपी की दूरी 10 सेंटीमीटर है। यदि हम पी क्यू की दूरी x मान लें, पी क्यू की दूरी x मान लें तो हमारा ओ क्यू की दूरी होगी 10 - x। अब चूंकि ए बी जो होगा या ए क्यू जो होगा ओ पी पे परपेंडिकुलर होगा तो हम समकोण त्रिभुज ए ओ क्यू और समकोण त्रिभुज ए पी क्यू को अगर ध्यान में देखें तो दोनों समकोण त्रिभुज के लिए परपेंडिकुलर लाइन ए क्यू समान होगा, परपेंडिकुलर लाइन ए क्यू समान होगा। यदि ए क्यू समान होता है तो हम परपेंडिकुलर के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49
माइनस 10 बेस का स्क्वायर, तो बेस हमारे हो गए 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और दूसरे फिगर में ए पी क्यू में हमारा परपेंडिकुलर निकालेंगे तो हाइपोटेनियस 5 का स्क्वायर 25 माइनस बेस हमने एक्स माना है तो एक्स स्क्वायर। यहां से आपको एक्स की लंबाई पता चल जाएगी। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे एक्स आपका आएगा 3.8, x आएगा 3.8। अब यदि आप ए क्यू निकालते हैं तो ए क्यू निकालने के लिए आपको करना होगा रूट अंडर किसी आप एक त्रिभुज में ले सकते हैं, तो हम ए क्यू पी में लेते हैं। ए क्यू पी में तो हाइपोटेनियस 25 माइनस एक्स की वैल्यू आई हमारी 3.8, तो 3.8 का स्क्वायर हमारा होगा 14.44। यहां से हम सॉल्व करेंगे तो रूट अंडर 10.56 आएगा, 10.56। अब चूंकि आपको एक ए बी की लंबाई निकालनी है तो ए क्यू जो होगा ए बी का मिड पॉइंट होगा, तो ए बी ए क्यू का डबल होगा। तो आपको ए बी निकालने के लिए ए क्यू का डबल करना होगा, तो 2 रूट अंडर 10.56 आपका ऐसा आंसर होगा। अब ये डिपेंड करता ऑप्शन में, यदि रूट में रहता है तो आप रूट में भी कर सकते हैं। ये एक मेथड होता है आपके कॉमन कोड की लंबाई निकालने की। आप यहाँ पे वृत्त के क्षेत्रफल से भी आप यहाँ पे निकाल सकते थे। वृत्त के क्षेत्रफल पे कैसे निकालेंगे तो उस मेथड को भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। फिर से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो वृत्त हमारे पास हैं 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, जिनके केंद्रों के बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर। केंद्र के बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर। 7, 5। अगर हम विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से देखते हैं तो ए बी, तो यहाँ पे ए बी परपेंडिकुलर होगा इनके सेंटर के बीच के लाइन पे। तो ये ए और ये बी, अगर ये पी और ये क्यू और ये मान लें कि ओ बिंदु पर मिलता है, तो ए ओ परपेंडिकुलर होगा हमारा त्रिभुज ए पी क्यू का। तो यदि हम त्रिभुज ए पी क्यू का एरिया करते हैं तो हाफ आधार गुने ऊंचाई होगा। आधार हमारा हो गया पी क्यू की लंबाई 10, ऊंचाई हो जाएगी हमारी ए ओ, बराबर हम विषमबाहु त्रिभुज के फॉर्मूला से अगर हम लोग करते हैं रूट अंडर एस, एस माइनस 1, एस माइनस 2, एस माइनस 3, तो यहाँ एस देखते हैं 7, 5, 12, 10, 22, 22 का आधा 11, तो एस होगा 11, 11, 11 माइनस 7 तो 4, 11 माइनस 5 6, 11 माइनस 10 1। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा त्रिभुज का ये एरिया। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से हमारा होगा ए ओ बराबर 2 बाहर करेंगे तो 2, 11 66 रूट अंडर 66 बाय 5। एओ बराबर हमारा आ जाएगा 2 रूट 66 बाय 5। अब एओ निकला। अब आपको निकालना ए बी, चूंकि ओ पॉइंट जो होगा वो ए बी का मध्य बिंदु होगा, तो ए बी ए ओ का डबल होगा, तो डबल करेंगे 2 दूनी 4 रूट अंडर 66 बाई 5। अब डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शंस पॉइंट्स में है कि रूट में है, तो आप इस प्रकार से आंसर कर सकते हैं। कॉमन कोड की लंबाई निकालने के लिए आप वृत्त के क्षेत्रफल का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6 where theta greater than 0 or less than 90, then find the value of cot square theta plus sec square theta by tan square theta minus sin square theta। देखिए थीटा का मान कह रहा है कि थीटा का मान हमारा 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। जब भी ऐसा कुछ भी गिवन हो तो आप इस क्वेश्चन में थीटा का मान 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का मान ले सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको यह चेक करना होगा आप यदि थीटा का मान 30 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री लेते हैं तो आपको अपने पहले इंफॉर्मेशन का जो भी पहला सूचना है उसको सेटिस्फाई करवाना होगा, और जिस थीटा के मान पे पहला इंफॉर्मेशन सेटिस्फाई होगा उसी थीटा पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहां पे हम लोग एग्जांपल के रूप में देख रहे हैं
कि अगर हमको कहता है कि थीटा का मान 0 से बड़ा होगा 90 से छोटा होगा, तो यदि हम थीटा का मान लेते हैं 30 डिग्री, तो हम देखते हैं कि क्या इस इक्वेशंस को हम सेटिस्फाई करवा पाते हैं थीटा के 30 डिग्री मान पे। तो सेमन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3/4 होगा, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा हम लोग 30 डिग्री लेते हैं तो साइन 30 डिग्री 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो यहां पे हम देखते हैं 7 या 21/4 प्लस 3, तो 24/4 बराबर हो गया 6। मतलब थीटा के 30 डिग्री के मान पे हमारा ये गिवन इंफॉर्मेशन सेटिस्फाई होता है, तो हम थीटा का मान 30 डिग्री लेकर के यहां पे बना सकते हैं। तो कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4/3 अपॉन 10 स्क्वायर थीटा, 30 डिग्री का मान 1/√3, तो 1/√3 का होल स्क्वायर 1/3 माइनस आपका है साइन स्क्वायर थीटा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर तो 1/4। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 9 + 4 13/3 अपॉन 1/12 तो ये आ जाएंगे आपके 53 तो इसका आंसर हो जाएगा 52। अगला क्वेश्चन है ज्योमेट्री से। क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज एबीसी में AC बराबर 8.4 सेंटीमीटर, BC बराबर 40 सेंटीमीटर, PAB पर एक बिंदु है जैसे कि CP = 11.2 सेंटीमीटर और एंगल ACP बराबर है एंगल B के, तो BP की लंबाई ज्ञात करें। तो पहले हम अगर पिक्चर ड्रॉ करें तो कह रहा है एक त्रिभुज है ABC, एक ट्रायंगल है AB और C, जिसमें से दिया गया है कि AC 8.4 सेंटीमीटर, BC 14 सेंटीमीटर, P एक बिंदु है AB पर, P एक बिंदु है AB पर, तो AB पर एक बिंदु P है जिसका लंबाई है 11.2। तो आपसे कह रहा है यदि एंगल ACP बराबर है एंगल B के, मतलब ये एंगल B और ACP ये एंगल आपस में क्या है, बराबर है। आप त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACP में देखें कि ये एंगल B और एंगल ये यहाँ का C आपस में बराबर है, दोनों के लिए एंगल A कॉमन ही है, तो निश्चित बात है कि एंगल P APC और एंगल BCP भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इस तरीके से दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होगा। समरूप त्रिभुज होने के कारण हम यहाँ पे संगत भुजाओं के अनुपात से भुजा को निकाल सकते हैं। तो यदि हम त्रिभुज ACP और त्रिभुज PBC को समरूप त्रिभुज मानकर, ACP और BPC को समरूप त्रिभुज मानकर यदि हम अनुपात निकालें तो हमको पहले निकालना होगा AP का अनुपात। AP का अनुपात निकालेंगे तो AP/AC बराबर होगा 11.2/14 के। तो यहां से आप AP निकालेंगे तो AC का मान आपको दिया गया है, AC का मान आपको पता है 8.4, तो यहां AC का मान 8.4 रखेंगे तो AP का वैल्यू आएगा आपका 6.72। AP का वैल्यू आ गया 6.72। यदि आप BP की लंबाई x मान ले, अब फिर से आप इस पूरे A के साथ इसका अनुपात निकाले, AB के साथ इसका अनुपात निकाले, तो यहां से आपके बेस का AP बटे AB बटे AP का आप अगर अनुपात निकालते हैं तो ये आपके साथ आएगा PC, मतलब 11.2/BC 14 का रेशियो। AP का मान आपने निकाला है 6.72/AB 6.72 और आपने BP x माना है तो 6.72
प्लस x इज इक्वल टू आपका होगा 11.2/14। अब यहां से आप x का मान निकालेंगे तो x का मान आपका क्या आएगा, तो बीपी की लंबाई आएगी, और क्वेश्चन में आपसे बीपी की लंबाई को ही फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो इस प्रकार से आप बीपी की लंबाई ज्ञात करेंगे तो बीपी बराबर होगा, बीपी सॉल्व करेंगे तो बीपी बराबर होगा 3.78। तो आपका 3.78 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है इफ sec थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। आपसे हमने लास्ट क्लास में एक चीज डिस्कस किया था कि यदि आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान दिया है तो आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकालना है, तो वो उसका व्युत्क्रम होगा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर होगा 1/p। यदि आप इसको सेक थीटा प्लस टेन थीटा को इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लें और इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को आप जोड़ेंगे तो टेन थीटा कैंसिल, तो 2 सेक थीटा बराबर होगा, राइट हैंड साइड भी जुड़ेगा तो p इंटू पी स्क्वायर प्लस 1/p होगा। और इस प्रकार से आप सेक थीटा का मान निकालते हैं तो सेक थीटा आपका पी स्क्वायर प्लस 1/p होगा, पी स्क्वायर प्लस 1/2p होगा, चूंकि 2 बराबर के इधर आएगा। अब यदि आप एक समकोण त्रिभुज में सेक थीटा का मान लेते हैं तो सेक थीटा हमारा होता है हाइपोटेनियस बाय बेस। तो हाइपोटेनियस होगा पी स्क्वायर प्लस 1 और बेस होगा हमारा 2p। इस हिसाब से देखा जाए तो ट्रिपलेट के फॉर्मेट में हमारा जो परपेंडिकुलर होगा वो पी स्क्वायर माइनस 1 होगा, पी स्क्वायर माइनस 1 होगा। तो आप देखिए आपको वैल्यू निकालना पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। पी स्क्वायर माइनस 1 आपका परपेंडिकुलर होता है और पी स्क्वायर प्लस 1 यहां से हाइपोटेनियस होता है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस आपका हो जाएगा साइन थीटा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साइन थीटा। तो यदि अगर थीटा का मान नहीं दिया रहता है कि थीटा क्या है तो हम यहां पे साइन कॉस टेन के ही फॉर्मेट में आंसर करेंगे और इसका आंसर साइन थीटा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है दो स्थानों के बीच की दूरी 144 किलोमीटर है। यदि दो कारें एक ही दिशा में चल रही है तो तेज कार धीमी कार को 12 घंटे में पकड़ सकती है, जबकि एक कारें एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो इसको एक दूसरे में मिलने में 9/8 घंटे लगेंगे। तो तेज कार की गति ज्ञात करनी। यदि तेज कार की गति x है और धीमी कार की गति y है तो यदि दोनों कार एक ही दिशा में चलेगा तो सापेक्ष चाल होगा x माइनस y और सापेक्ष चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी दोनों के बीच 144 और इसको कवर करने में लगता है 12 घंटे, तो x माइनस y बराबर हो जाएंगे 12। जब यही कार एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो सापेक्ष चाल होगा x प्लस y, तो इसको समय लगता है 9/8, तो 144 दूरी बटे समय हो गए 9/8। तो इस प्रकार से यहां से x प्लस वाई बराबर हो जाएंगे 128। आपसे पूछा ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड, आपसे पूछा जा रहा है तेज कार की गति मतलब x का मान निकालना। यदि आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ेंगे तो 2x बराबर 140 तो x बराबर 70, ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपके क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा। तो एकदम बेसिक से क्वेश्चन थे तीसरे शिफ्ट में, तो इतने ही क्वेश्चन अवेलेबल हो पाए, तो इतने का ही मैं सॉल्यूशन दे पाया हूं। तो आप आज के क्वेश्चन के एनालिसिस को आपने देखा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे, कोई बहुत बड़े लेवल का क्वेश्चन नहीं था। आप इसके पीछे वाले जितने भी क्वेश्चंस के एनालिसिस हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। आप आज के वीडियो को आपने देखा, यदि आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.